हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको ह्यूमन राइट्स की प्लेलिस्ट करा रही हूँ अपने चैनल पे, और इस प्लेलिस्ट में मैंने आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ह्यूमन राइट्स के कराए हैं। और कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट करके बोला है कि मैम ह्यूमन राइट्स के कुछ और क्वेश्चंस करा दीजिए, हमें कुछ और वीडियो प्रोवाइड कीजिए। तो मैं उनके लिए आज का ये वीडियो बना रही हूँ। ह्यूमन राइट्स के कुछ और क्वेश्चंस आज के वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियोस को लाइक तो बिल्कुल नहीं करते हैं, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक किया करें। और मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन राइट्स टॉपिक आपका BA BSc BCom सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर टॉपिक का है, और ये किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, आप मेरे ये ह्यूमन राइट्स के वीडियोस देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके ये प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका को करिकुलर टॉपिक वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया 1857 टू 1947 हो तो वो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे ह्यूमन राइट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। लेकिन आप जानते होंगे कि ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है। ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार। तो इसमें जहाँ भी ह्यूमन राइट्स का जिक्र होगा तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मानव अधिकार की बात की जाएगी कि हमारे हम अधिकार यानी हमारे जो अधिकार है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को मानव अधिकार कब से प्राप्त होता है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 10 वर्ष की आयु को यानी आयु से या को, ऑप्शन सेकंड जन्म से, ऑप्शन थर्ड 25 वर्ष की आयु से, ऑप्शन फोर्थ 18 वर्ष की आयु से। तो किसी भी व्यक्ति को हम आप या कोई भी हो तो उसे जो मानव अधिकार होते हैं वो जन्म से ही प्राप्त होते हैं। कब से प्राप्त होते हैं? जन्म से मानव अधिकार प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई। तो मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन 2 12 मार्च 1985, ऑप्शन थर्ड 15 अप्रैल 1879, ऑप्शन 4 यानी फोर्थ 20 जून 1920। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सेकंड 12 मार्च, ऑप्शन फर्स्ट 10 दिसंबर 1948। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई। अगला प्रश्न नंबर 3, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 12 दिसंबर, ऑप्शन 2 2 दिसंबर, ऑप्शन 3 10 दिसंबर, ऑप्शन 4 5 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 4, मानवाधिकार का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, ऑप्शन 2 मानवाधिकार आयोग का गठन, ऑप्शन 3 A व B दोनों यानी मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा तथा मानवाधिकार आयोग का गठन, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन 1 मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा। अगला प्रश्न नंबर 5, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 संयुक्त राष्ट्र की तीसरी बैठक में हुआ।
इस बैठक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 देवराजन, ऑप्शन 2 हंस मेहता, ऑप्शन 3 दिवाराज, ऑप्शन 4 ऋचा पाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 हंस मेहता। हंस मेहता जी ने मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जो कि 10 दिसंबर 1948 संयुक्त राष्ट्र की तीसरी बैठक में हुई थी, इन्होंने उसका प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 1992, ऑप्शन 2 1993, ऑप्शन 3 1994, ऑप्शन 4 1995। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 1993। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खाली जगह है एक है, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक क्या है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 गैर संवैधानिक निकाय, ऑप्शन 2 संवैधानिक निकाय, ऑप्शन 3 ए व बी दोनों, यानी गैर संवैधानिक निकाय व संवैधानिक निकाय दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम में कुल कितनी अध्याय या कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 8 अध्याय 43 धारा, ऑप्शन 2 12 अध्याय 20 धारा, ऑप्शन 3 15 अध्याय 25 धारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 8 अध्याय एवं 43 धारा, यानी 8 अध्याय और 43 धाराएं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम में कुल कितने परिभाषाएं हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 12, ऑप्शन 2 13, ऑप्शन 3 14, ऑप्शन 4 15। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 15। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किसके तहत किया गया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, ऑप्शन 2 मानव लोक कल्याण सेवा अधिनियम 1995, ऑप्शन 3 मानव सद्भावना समिति 1988 के तहत, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय मानवाधिकार का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन 2 ज्योति मिश्र, ऑप्शन 3 श्री न्याय रंगनाथ मिश्र, ऑप्शन 4 कमल प्रजापति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 श्री न्याय रंगनाथ मिश्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 जस्टिस HL दस्तू, ऑप्शन 2 जस्टिस रवि रंजन, ऑप्शन 3 जस्टिस सुरेश राजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 जस्टिस HL दत्तू। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 5 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन 2 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन 3 2 वर्ष या अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 रिटायर या लिस्टर जनरल को, ऑप्शन 2 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को, ऑप्शन 3 नीति आयोग के सदस्य को, ऑप्शन 4 संसद के विपक्षी दल के नेता को। तो इसका राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 रांची, ऑप्शन 2 दिल्ली, ऑप्शन 3 कोलकाता, ऑप्शन 4 हैदराबाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 दिल्ली। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। अगला प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम किस वर्ष संशोधन करके सदस्यों की संख्या से कम करके 3 कर दिया? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम में किस वर्ष संशोधन करके सदस्यों की संख्या 5 से कम करके 3 कर दिया, यानी 3 कर दी गई। तो कब कर दी गई, किस सन में? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 2004, ऑप्शन 2 2005, ऑप्शन 3 2006, ऑप्शन 4 2007। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 2006। अगला प्रश्न नंबर 17, वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 अध्यक्ष और 12 सदस्य, ऑप्शन 2 अध्यक्ष और 15 सदस्य, ऑप्शन 3 1 अध्यक्ष और 20 सदस्य, ऑप्शन 4 3 अध्यक्ष और 30 सदस्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 अध्यक्ष और 12 सदस्य। मानव अधिकार में आयोग में कितने सदस्य हैं? तो 1 अध्यक्ष और 12 सदस्य। अगला प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम के किस अध्याय में परिभाषाओं का वर्णन है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 अध्याय 2 के धारा 5 में, ऑप्शन 2 अध्याय 1 के धारा 2 में, ऑप्शन 3 अध्याय 3 के धारा 5 में, ऑप्शन 4 अध्याय 5 के धारा 7 में। तो इसका राइट आंसर है अध्याय 2 के धारा 5 में। राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम के किस अध्याय में परिभाषाओं का वर्णन है? तो अध्याय 2 के धारा 5 में मानव अधिकार अधिनियम के अध्याय परिभाषाओं का वर्णन है, अध्याय 2 के धारा 5 में। अगला ये प्रश्न आप देख रहे हैं कि मैंने इस प्रश्न में ऑप्शन नहीं लिखे हैं, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी। तो प्रश्न है ये प्रश्न नंबर 19, संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ या कब लागू हुआ? तो इसका हमारा आंसर होगा 1993, यानी 1993 में पूरे भारत में, हमारे संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा कब हस्ताक्षरित किया गया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 8 जनवरी 1994, ऑप्शन 2 8 जनवरी 1995,
ऑप्शन 3 8 जनवरी 1996, ऑप्शन 4 8 जनवरी 1997। तो इसका राइट आंसर होगा 8 जनवरी सन 1994 में राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। अगला प्रश्न नंबर 21। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन का प्रावधान राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम 1933 के किस धारा में किया गया? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 धारा 1, ऑप्शन 2 धारा 2, ऑप्शन 3 धारा 3, ऑप्शन 4 धारा 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। राष्ट्रीय मानवाधिकार के गठन का जो प्रावधान था वो राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1933 की धारा 3 में किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 22। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 नीति आयोग, ऑप्शन 4 संसद। इसका राइट आंसर होगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों के नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न नंबर 23। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को अपदस्थ किसके द्वारा किया जाता है या किसके द्वारा किया गया है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 संसद, ऑप्शन 4 नीति आयोग। इसका भी आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं और सदस्यों को अपदस्थ किसके द्वारा किया जाता है? तो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 24। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन का उल्लेख राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1933 के किस अध्याय में किया गया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 अध्याय 2, ऑप्शन 2 अध्याय 3, ऑप्शन 3 अध्याय 4, ऑप्शन 4 अध्याय 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 अध्याय 5। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन का उल्लेख राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1933 के अध्याय 5 में किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 25। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 मुख्यमंत्री, ऑप्शन 2 राज्यपाल, ऑप्शन 3 मुख्य सचिव, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अगला प्रश्न नंबर 26। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को अपदस्थ किसके द्वारा किया जाता है? तो मैंने पहले ही ये आपको बताया है लेकिन मैं फिर बताती हूँ। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 राज्यपाल, ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 4 संसद। इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के द्वारा आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों की नियुक्ति भी की जाती है और इन्हें अपदस्थ भी किया जाता है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रश्न में बताया है कि राज्यपाल, तो राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ऐसा कर सकते हैं। वैसे राष्ट्रपति जी ही
जो है आयोग के, जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के किस अध्याय में मानवाधिकार न्यायालय का वर्णन है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 अध्याय 6, ऑप्शन 2 अध्याय 7, ऑप्शन 3 अध्याय 8, ऑप्शन 4 अध्याय 9। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 अध्याय 6। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के अध्याय 6 में मानवाधिकार न्यायालय का वर्णन है। अगला प्रश्न नंबर 28, एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 दिल्ली, ऑप्शन 2 लंदन, ऑप्शन 3 फ्रांस, ऑप्शन 4 इटली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 लंदन में एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बच्चे हो सकता है कि एग्ज़ाम में दिल्ली लगाए हैं, लेकिन इसका आंसर है लंदन। तो आपको ध्यान रखना है कि लंदन में एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है। अगला प्रश्न नंबर 29, एम्नेस्टी इंटरनेशनल का गठन कब किया गया? तो इसकी ऑप्शन है, ऑप्शन 1 1959 यानी 1959, ऑप्शन 2 1960, ऑप्शन 3 1961, ऑप्शन 4 1962। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 1961। एम्नेस्टी इंटरनेशनल का गठन, यहाँ पे मैं भूल गई हूँ, का गठन कब किया गया? तो सन 1961 में एम्नेस्टी इंटरनेशनल का गठन किया गया और इसका मुख्यालय मैंने आपको बताया है कि कहाँ है, लंदन में है। अगला प्रश्न नंबर 30, एम्नेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 1977, ऑप्शन 2 1979, ऑप्शन 3 1981, ऑप्शन 4 1983। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा, एम्नेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष नीति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सन 1977 में एम्नेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल पुरस्कार, नीति का नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर प्लीज़ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया, तो एक लाइक तो बनता है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और मैं फिर कहूँगी, अगर आपको किसी भी टॉपिक की कोई वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं वो वीडियोस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। हो सकता है कि जल्दी मैं आपको वीडियोस ना प्रोवाइड कर पाऊँ, लेकिन हाँ, मैं पूरी कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं वो वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँ। जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि ह्यूमन राइट्स की और वीडियो चाहिए मैम, तो मैं ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। और आगे भी आप अगर मुझे कमेंट करेंगे तो मैं और वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। फिर मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। और ये टॉपिक के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि ये किस क्लास का है, बी का है, BA BSc BCom सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर का है। और इसके मैंने वीडियोस पहले से ही अपलोड किए हैं, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं।
और ये आपका एग्ज़ाम भी जो है ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। आप देख सकते हैं मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपको कराए भी हैं। तो आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपको 1.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव और आपको 75 क्वेश्चन करने होंगे। और एक डाउट आपका ये बहुत रहता है एग्ज़ाम में कि भाई बच्चे सोचते हैं कि हमने जो अगर मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन हमने 100 के 100 करे हैं, तो जो हमारे सही होंगे वो ऐड कर होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो हम स्टार्टिंग से करते हैं 75 वो हमारे ऐड होते हैं। जो लास्ट के हमारे रह जाते हैं क्वेश्चन, वो अगर हमने सही भी किए होंगे तो भी हमारे वो क्वेश्चन नहीं ऐड होते हैं। और एक चीज़ कि ये जो आपका को करिकुलर एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम के नंबर आपके एग्ज़ाम में जुड़ते हैं, मतलब आपके जो रिज़ल्ट रहता है उसमें जुड़ते हैं, आपकी मार्कशीट में जुड़ेंगे। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे ये नंबर जुड़ेंगे नहीं तो हम क्या करें पढ़ के। तो मैं बता रही हूँ कि जैसे आप और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हैं, वैसे ही आपको इसकी भी तैयारी करनी है। और ये तो बहुत ईज़ी आपका रहेगा, क्योंकि ये एक आपका ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव में तो अच्छे मार्क्स लाने की काफ़ी संभावना रहती है। तो अगर आप मेरे वीडियोज़ अच्छे से देख लें, इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे मेरे क्वेश्चंस को, तो आई थिंक आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और ये नंबर ज़रूर जुड़ेंगे। जिनको भी ऐसा लगता है तो अपना ये जो है भूल जाएँ कि ऐसा है कि नंबर नहीं जुड़ेंगे। नंबर ज़रूर जुड़ेंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि हम लोग के टाइम में भी ऐसा लगता था ना बहुत बच्चों को कि भाई नहीं नंबर जुड़ेंगे, कि ऐसे ही एग्ज़ाम है, हमें तो कहीं इसकी बुक भी नहीं मिलती है, हम इसे यूट्यूब पे ही ऐसे वीडियो देख के पढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके नंबर ज़रूर जुड़ने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। आप मुझे कमेंट कीजिएगा आपको इस वीडियो में जो कुछ भी दिक्कत या कुछ भी हो प्रॉब्लम, अगर कोई डाउट हो तो भी मुझे मैसेज कर लीजिए। या मैंने बोला है कोई करिकुलर टॉपिक या किसी भी वोकेशनल टॉपिक से रिलेटिव कोई भी वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वो वीडियोज़ आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।